डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमें 5 के पाठ का अगला टॉपिक अम्ल क्षार की परिभाषाओं के बारे में समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने अम्ल, क्षार और लवण, अम्ल यानी कि एसिड, क्षार यानी कि बेस और लवण यानी कि साल्ट, इनके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। अब हमें अम्ल क्षार की वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई कुछ परिभाषाएं, कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको समझेंगे। हमारे यहाँ 10वीं कक्षा में 3 वैज्ञानिकों की परिभाषाएं हैं। आर्रेनियस वैज्ञानिक हैं, तो आर्रेनियस थ्योरी पढ़ेंगे पहले अपन। उसके बाद में हमें ब्रांस्टेट लोरी एक वैज्ञानिक हुए हैं। ब्रांस्टेट और लोरी ये दोनों दो वैज्ञानिक हैं, अलग अलग। ब्रांस्टेट अलग है और लोरी अलग है। इनके बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया है। फिर हमें लास्ट में लुईस एक वैज्ञानिक हुए हैं, जो लुईस कॉन्सेप्ट है अम्ल और क्षार के लिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, बोर्ड एग्जाम के अंदर इस पार्ट में से हमारे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 4 नंबर का होगा, और ये प्रश्न 2+2 यानी कि ये एक क्वेश्चन जो है ये 2 भागों में बटा हुआ होगा। 2 नंबर का और 2 नंबर का दोनों मिलाकर के 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ 3 वैज्ञानिक हैं, इनमें से किसी भी एक वैज्ञानिक की परिभाषा अम्ल और क्षार के लिए पूछी जा सकती है, तो हमें ध्यानपूर्वक इनको समझना है। अब आप कहोगे ये 3 वैज्ञानिकों की परिभाषाएं अपन को क्यों समझनी पड़ रही हैं, क्यों पढ़नी पड़ रही हैं? क्योंकि सबसे पहले जब आर्रेनियस ने जो अपनी थ्योरी, अपना सिद्धांत दिया था, परिभाषा दी थी, तो उसमें कुछ कमियां रह गई थी, और उन कमियों को ब्रोस्टेंट लोरी ने दूर किया। उनके अंदर भी कुछ कमियां रह गई और उनको लुईस ने दूर किया। तो इस प्रकार से जो वैज्ञानिक समय समय पर अपना काम करते हैं, जब उनमें कुछ कमियां रह जाती हैं तो उन्हें आगे के जो अन्य वैज्ञानिक हैं वो उनको सही कर लेते हैं, उनमें सुधार कर लेते हैं। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। अम्ल क्षार की परिभाषा में सबसे पहले आर्रेनियस संकल्पना या आर्रेनियस थ्योरी। आर्रेनियस यहाँ एक वैज्ञानिक है। अम्ल क्षार की परिभाषा सर्वप्रथम 1887 में आर्रेनियस ने इस प्रकार दी। अब देखो एग्जाम में प्रश्न आएगा कि आर्रेनियस के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा लिखिए, ठीक है ना। तो साइंस में 2 बातें इंपॉर्टेंट है। केवल परिभाषा लिखने से अपना काम नहीं चलेगा, हमें इसके एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे। विज्ञान विषय में एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण और डायग्राम यानी कि चित्र, हमें अगर एक क्वेश्चन में पूछा भी नहीं गया है तब भी हमें उनके उदाहरण और उनके चित्र बना के आने हैं। यदि हम अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उदाहरण और डायग्राम जरूर बनाना है। तो यहाँ पहले अपन परिभाषा समझेंगे इसकी, और फिर इसके आगे जो अगले पेज पर ये जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये जो उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है, ये समझेंगे। और एग्जाम्पल हमें हमेशा 1 या 2 एग्जाम्पल ही लिखने हैं, ज्यादा एग्जाम्पल्स की आवश्यकता नहीं है। तो आर्रेनियस के अनुसार जो परिभाषा है वो इस प्रकार से है, यहां से लिखना कि जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। देखिए अम्ल जो है यानी कि एसिड, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी कि खट्टे फलों में, नींबू में, टमाटर में, मौसमी में, इन इमली में, दही में, तो इनमें अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ वो तो स्वाद के आधार पर अपन बता सकते हैं कि ये अम्ल है, लेकिन आर्रेनियस ने बताया कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन यानी कि पानी में इनको अपन घोलेंगे उस समय अपघटित होकर, अपघटित का मतलब होता है टूटना, ठीक है। अपघटन का मतलब क्या होता है? टूटना, डिकम्पोज होना, टूट जाना। पदार्थ क्या करेगा? पानी में घुलेगा और घुलने से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, अपघटित हो जाएगा, ठीक है। और हाइड्रोजन आयन दे देगा, यानी कि हाइड्रोजन आयन के ऊपर लिखा है प्लस का निशान,
तो H प्लस यानी कि हाइड्रोजन धनायन बनाएगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन देगा। ठीक है, और अम्ल कहलाते हैं, इन पदार्थों को अम्ल कहते हैं। दूसरा क्षार की परिभाषा है कि जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन, अब ये हाइड्रोक्सिल आयन क्या होते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं OH माइनस, ठीक है ना, ब्रैकेट में इसको बंद कर दिया इसे, जैसे यहाँ H प्लस था हाइड्रोजन आयन, वैसे हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं अपन OH माइनस का निशान लगाना है अपन को, नेगेटिव चार्ज लगाना है, ऋण आयन है। इन्हें अपन क्षार कहते हैं, क्षार जो कि स्वाद में कड़वे होते हैं, क्षार यानी कि बेस है ना, अम्ल यानी कि एसिड। तो यहाँ जब अपन इनको एग्जाम्पल से समझेंगे तब हमारे यहाँ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जो अगले पेज पर दिए गए हैं। पहले अपन देखेंगे अम्ल के उदाहरण। तो जो अम्ल के एग्जाम्पल हैं उनमें देखिए आपको 5 अम्ल के नाम याद करने ही पड़ेंगे कम से कम 10वीं क्लास के लेवल के अनुसार। तो आप रफ रजिस्टर में कहीं पर भी अपने ये नाम याद कर लीजिएगा कि ये तो अम्ल है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसका नाम भी याद करना पड़ेगा। नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4, एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH और कार्बोनिल एसिड H2CO3। ये 5 अम्ल हैं। इसी प्रकार से आगे इसके अंदर क्षार आएंगे, ये क्षार भी आप 5 याद कर लीजिएगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसमें OH होगा वो क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये रहा OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये रहा OH, और इसमें एक और है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 5वां, ये रहा MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये 5 आप क्षार के नाम याद कर लीजिएगा। तो चलिए अपन पहले एग्जांपल देखते हैं अम्ल के, कि HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब इसको पानी में घोलेंगे यानी कि जल के अंदर डालेंगे तो यहाँ पर H प्लस आयन, हाइड्रोजन जो आयन है ये अलग हो जाता है। अपनी परिभाषा क्या थी देखिएगा, परिभाषा जो अभी अपने समझी है कि जो पदार्थ यानी कि HCl की बात कर रहे हैं अपन, जलीय विलयन में अपघटित होता है यानी कि टूट जाता है और हाइड्रोजन आयन देता है, अम्ल कहलाते हैं। तो ये रहा वो पदार्थ, जो पदार्थ जलीय विलयन, यहाँ पर ये AQ, ये A और Q का जो मतलब है इसे अपने एक्यूएस कहते हैं, यानी कि जो AQ है इसका वास्तव में पूरा नाम क्या है मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, AQUEOUS, एक्वास, ठीक है ना, एक्वास, एक्वा, एक्वेरियम, आपने नाम सुने होंगे ना। तो ये क्या है वास्तव में जलीय विलयन होता है, जलीय विलयन को ही अपन क्या कहते हैं, एक्वस कहते हैं। तो यहाँ पर इसलिए अपन ने ये इसकी स्टेज लिखी है, अवस्था लिखी है। जैसे अब मान लीजिए अपन लिखें कि Fe आयरन यानी कि लोहा, और ब्रैकेट में नीचे लिख दिया S का मतलब क्या है, सॉलिड, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया H2O वाटर, और नीचे कर दिया ब्रैकेट के अंदर यहाँ स्मॉल l लिख दिया, L का मतलब लिक्विड, ठीक है। उसी प्रकार से मान लीजिए मैंने यहाँ कर दिया CO2 और नीचे ब्रैकेट में कर दिया G, स्मॉल g यानी कि गैस। तो ये स्टेज है, अवस्था है, सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था, लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था, और जी यानी कि गैस अवस्था, ठीक है। उसी प्रकार से ये जो अवस्था है ये एक्वस अवस्था है, जलीय विलयन है, HCl को पानी में घोल दिया गया है, क्लियर। तो जब इसको पानी में घोलेंगे तो इसका अपघटन हो जाएगा, टूट जाएगा, देखिए टूट गया, यहाँ से HCl अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गया। तो HCl यहाँ पर H प्लस आयन दे रहा है, हाइड्रोजन आयन देता है, तो इसका मतलब ये क्या है, अम्ल है। परिभाषा में क्या था, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल देखें अपन कि नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल, यहां पर देखो नाइट्रिक नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है और यहां पर इसका भी जलीय विलयन है, यहाँ AQ लिखा है। जब इसका अपघटन होगा, टूटेगा, तो ये H तो यहां से अलग हो जाएगा और NO3 जो है ये माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर H प्लस आयन हाइड्रोजन आयन देता है, तो ये भी क्या हो गया, अम्ल। इसी प्रकार से अगला एग्जांपल है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है इसे अपने अम्लों का राजा भी कहते हैं, किंग ऑफ एसिड। इसका जलीय विलयन है, पानी में घोल दिया इसको, तो यहाँ पर H जो आयन है, H प्लस आयन, ये अलग हो गया, हाइड्रोजन आयन देता है। इसका मतलब ये भी क्या है,
अम्ल है। इसी प्रकार से एसिटिक एसिड, जिसका यूज अपने सिरका बनाने में करते हैं अचार के अंदर। तो एसिटिक एसिड यहाँ पर ये जो H आयन है, ये H यहाँ से ये अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन दे देगा, और ये CH3COO ये जो बच गया इतना, ये यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। देखिए जब भी दो पदार्थ टूटते हैं तो एक पे यदि पॉजिटिव होता है तो दूसरे पर नेगेटिव आएगा हमेशा। इसी प्रकार से कार्बोनिक एसिड जो है, कार्बोनिक अम्ल, इसके अंदर भी H+ आयन यहाँ से अलग हो गया और HCO3 ये अलग हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे पदार्थ, ये पदार्थ है जो जलीय विलयन के अंदर, तो यहाँ भी देखिएगा अपन AQ यहाँ लिख सकते हैं, लिखा हुआ नहीं है तो ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, ऐसा यहाँ पर भी लिख सकते हैं क्योंकि ये जलीय विलयन है AQ, ठीक है ना। तो ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, तो ये अम्ल कहलाएंगे, ठीक है। ये सभी अम्ल हैं क्योंकि जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अब देखिए आगे जो इंपॉर्टेंट बात आ रही है, वहां से क्वेश्चन बनता है, ये जो H+ आयन पानी के अंदर घुल जाते हैं तो यहाँ क्या जलीय विलयन है, इसका मतलब यहाँ पानी तो उपस्थित है ही, साथ में H2O तो है, पानी के अंदर तो घोल रहे हैं अपन इसको। तो ये जो पानी है और ये H आयन है, ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, H3O बना लेंगे, ठीक है ना। इसे अपन हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोनियम आयन। ये इसी की बात कर रहा है कि यहाँ ये जो H+ आयन देते हैं, यहाँ मुक्त प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन आयन। अब देखिए ये प्रोटॉन, अपन इसे H+ को प्रोटॉन भी कहते हैं। प्रोटॉन क्यों कहते हैं वो अपन थोड़ा समझेंगे, आगे एक अपना पार्ट आएगा परमाणु के बारे में। तो थोड़ा पहले अपन यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जितने भी परमाणु हैं, जैसे मान लीजिए अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। आपको 1 से लेकर के 30 तक जो है वो तत्व याद करने पड़ेंगे, आगे के पार्ट में आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ जितने भी तत्व हैं उनका नंबर रखा गया कि 1 नंबर पे तो आता है हाइड्रोजन, 2 नंबर पे आता है हीलियम, 3 नंबर पे जो है वो लिथियम, ठीक है ना। इस प्रकार से 11 नंबर पे आता है सोडियम। तो ये नंबर किस आधार पे दिए गए हैं, हाइड्रोजन 1 नंबर पे ही क्यों है, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, 1 प्रोटॉन है। प्रोटॉन के आधार पर हीलियम के पास 2 प्रोटॉन है, सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है, इसलिए 11 नंबर पे आता है। सामान्यतः जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, परंतु अपन यहाँ बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के पास में 1 प्रोटॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और इसके पास 0 न्यूट्रॉन होता है, यानी कि न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन के पास में क्या था, 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं कि परमाणु में मुख्य रूप से 3 मौलिक कण होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इनके अलावा और भी कण होते हैं परमाणु के अंदर, वो आप उच्च कक्षाओं में पढ़ोगे, कक्षा 11 और 12 के अंदर। 10वीं के लेवल तक आपको 3 ही चीज याद करनी है कि परमाणु के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब ये कहाँ कहाँ होते हैं ये अपन आगे के पाठ में देख लेंगे, परमाणु के पाठ में। फिलहाल आपको इतना समझना है कि हाइड्रोजन के पास में 1 प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी खाली हो गया, न्यूट्रॉन तो है ही नहीं, तो क्या बचा, प्रोटॉन बचा। और जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, तो इसके पास 1 प्रोटॉन बचा, इसलिए अपन इसको प्रोटॉन कह सकते हैं। यानी कि हाइड्रोजन जो H+ आयन है वो 1 प्रोटॉन है। प्रोटॉन बोल दीजिए, यानी जब कभी भी मैं आपको प्रोटॉन का नाम लूंगा तब आप सोच लेना कि H+ आयन की बात की जा रही है। ये इसका दूसरा नाम है। जिस प्रकार से आपका स्कूल का नाम अलग है और घर का नाम अलग है, वैसे ही याद कर लीजिएगा, हाइड्रोजन H+ आयन को ही प्रोटॉन कहा जाता है। यहाँ ये जो H+ आयन है ये अत्यधिक क्रियाशील होता है, अतः जल से क्रिया करेगा। देखो ये रहा H+ आयन, और किसके साथ क्रिया करेगा, जल के साथ में। ये है H2O वाटर, जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। H3O+ आयन को कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। हाँ, 1-2 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या है। ठीक वैसे ही प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार क्या है, और उनके उदाहरण आपको याद करने हैं, 2-2 एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। तो पहले अपन बात करेंगे अम्लों की, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करेंगे किसकी, प्रबल क्षार, ये रहा आगे नीचे, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार की, ठीक है, ये रहा
दुर्बल क्षार। तो चलिए अपन पहले बात करते हैं प्रबल अम्ल क्या है और दुर्बल अम्ल क्या है, उनके उदाहरण कौन कौन से हैं। प्रबल अम्ल कौन से होते हैं, देखो नाम ही क्या, प्रबल, प्रबल मतलब शक्तिशाली, पावरफुल, और दुर्बल यानी कि कमजोर। ठीक है, तो अम्ल हम जानते हैं कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल होते हैं, जो बहुत ज्यादा खट्टे हैं, जिनकी सांद्रता बहुत ज्यादा है, ठीक है, वो प्रबल कहलाएंगे। और जो दुर्बल, जिनका विलयन जो है वो बहुत ज्यादा सांद्र नहीं, यानी कि तनु विलयन है, ठीक है, तो वो कहलाएंगे दुर्बल, कमजोर। तो यहां प्रबल की बात की जा रही है। पहले कुछ अम्ल जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। यानी कि ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन के अंदर पानी में घोलने पर, वाटर सॉल्यूशन में पूर्णतः मतलब टोटली, पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। आयनित यानी कि आयन में बदल जाते हैं, जैसे HCl, H2SO4 और HNO3। आपको ये दो एग्जांपल याद कर लीजिएगा, HCl और H2SO4, ये दोनों प्रबल अम्ल हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए, 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, कुछ अम्ल जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, ठीक है ना, अवियोजित अवस्था में, यानी पूर्ण रूप से टूटते नहीं है, अवियोजित अवस्था में रहते हैं, उन्हें दुर्बल अम्ल कहेंगे। जैसे CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड, और ये कार्बोनिक एसिड। ये 2 एग्जांपल आपको दुर्बल की याद करने हैं। अब अपन बात करेंगे क्षार के बारे में। परिभाषा क्या थी अपनी क्षार के लिए, देखो पिछले वाले पेज पर, यहां पर ये था कि जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH-, है ना, ये आयन देंगे, वो क्षार कहलाएंगे। तो चलिए अपन बात करते हैं क्षार के बारे में। यहां आपको दिखाई दे रहा है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और यहां पर भी जलीय विलयन है एक्वस, और ये K+ और OH आयन, हाइड्रोक्सिल आयन बन गया, ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके अपघटन से, टूटने से OH आयन बनता है, ठीक है, इसका मतलब ये हाइड्रोक्सिल आयन बन रहा है, ये क्या है, ये क्षार है। इसी प्रकार से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये OH आयन बन गया, ठीक है, और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें भी OH आयन बन गया। यानी कि कहने का मतलब ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन के अंदर अपघटन होने से OH आयन बनता है, हाइड्रोक्सिल आयन बनता है, ये पदार्थ क्या कहलाएंगे, ये पदार्थ क्षार कहलाएंगे। ठीक है, आपको कोई भी 2 एग्जांपल इनके इस प्रकार से लिखने हैं, और ये परिभाषा इसकी लिखनी है। ये सभी क्षार हैं क्योंकि जलीय विलयन के अंदर OH, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। वे क्षार जिनका जलीय विलयन में पूर्णतः आयनन हो जाता है, प्रबल क्षार। देखिए ऊपर जो प्रबल अम्ल की परिभाषा थी वो भी यही थी कि जिनका जलीय विलयन के अंदर पूर्णतः आयनित हो जाएंगे वो प्रबल है, और जो पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं वो दुर्बल होते हैं। सेम वैसा ही है क्षार के लिए भी, यानी कि जो जलीय विलयन के अंदर पूर्णतः आयनित हो जाते हैं वो तो प्रबल होंगे, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। 2 एग्जाम्पल आपको याद कर रहे हैं, अंडरलाइन कर लीजिएगा इनको। और जो क्षार जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होंगे, ये रहा यहाँ पर, आयनित नहीं होते हैं, वो दुर्बल क्षार कहलाते हैं, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये जो MgOH2 है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम का दूध, ठीक है, जो एसिडिटी को कम करता है। ये अपन आगे पढ़ लेंगे, अम्ल क्षार के जो उपयोग है वहां आ जाएगा दोबारा, वहां देख लेंगे इसको। अब ये तो बात हुई अम्ल क्षार की परिभाषा और दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के बारे में आरएनएस के अनुसार। अब ये आरएनएस आगे कुछ बातें और बता रहा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में बता रहा है। उदासीनीकरण अभिक्रिया अपने पीछे भी, कल भी अपने पिछले वीडियो में पढ़ी थी, और आगे अगले पार्ट के अंदर भी उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में दोबारा पढ़ेंगे। न्यूट्रलाइजेशन इसको कहते हैं। न्यूट्रल होना यानी कि अम्ल के और क्षार के जब आपस में क्रिया का होती है, अम्ल और क्षार आप परस्पर क्रिया करते हैं, तो दोनों एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं, यानी ना तो अम्ल के गुण रहेंगे ना क्षार के रहेंगे, और लवण और जल बनता है, उसे अपन उदासीनीकरण कहते हैं। तो आरएनएस के अनुसार अम्ल और क्षार की क्रिया कराने पर, अम्ल में क्या था H+ और क्षार में क्या था OH-, परस्पर संयोग करके जल का निर्माण करते हैं, इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। ये क्रिया इस क्रिया में उष्मा मुक्त होती है, तो ये उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है।
ऊष्माक्षेपी का मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती हो, जैसे प्लस में यहां ऊष्मा लिखा होता है, ठीक है ना, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और जिसमें यहां ऊष्मा लिखा होता है, ऊष्मा का निशान अपन ये त्रिभुज जैसा होता है, ठीक है ना, ऐसा निशान लगा हो तो अपन इसमें ऊष्मा दे रहे हैं, ठीक है, ये ऊष्मा शोषी कहलाएगी इस कंडीशन वाली। और जहां अगर यहां प्लस ऊष्मा लिखा होता है वो ऊष्माक्षेपी कहलाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। यहां पर ऊष्मा हीट जो है ऊष्मा वो निकलती है, मुक्त होती है, इसलिए उसको ऊष्माक्षेपी कहते हैं। अब आगे देखिए बता रहा है कि आर्रेनियस की संकल्पना उन अम्लों व क्षारों के लिए उपयुक्त थी जिनमें H+ और OH आयन होते हैं, परंतु इससे हाइड्रोजन विहीन अम्ल, यानी कि बहुत सारे अम्ल ऐसे हैं जिनमें हाइड्रोजन नहीं होता है, और बहुत सारे क्षार भी ऐसे जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल भी नहीं होता है। तो फिर उनका अपन कैसे पता चलाएंगे कि H+ आयन यहाँ है ही नहीं, H तो हाइड्रोजन आयन नहीं देगा, और जिसमें OH आयन नहीं है तो वो हाइड्रोक्सिल आयन नहीं देगा, नहीं बना पाएगा। तो उनका अपन कैसे पता कर पाएंगे, उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये अम्ल है या क्षार है, तो इसके बारे में ये नहीं बता पाए। इसलिए आगे आगे जो वैज्ञानिक हैं ब्रोंस्टेट और लोरी, इन दोनों ने अपनी एक नई थ्योरी दी, नई संकल्पना दी है, जिसके बारे में अपन आगे पढ़ रहे हैं। तो अगली अम्ल और क्षार की जो ब्रोंस्टेट लोरी जो संकल्पना है, यहां से भी क्वेश्चन इसी प्रकार से बनेगा कि ब्रोंस्टेट और लोरी के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा लिखिए उदाहरण सहित। तो हमें यहां पर इनके भी एग्जाम्पल याद कर रहे हैं। अम्ल व क्षारों की परिभाषा डेनिस रसायनज्ञ जोहन ब्रोंस्टेट, यानी दो वैज्ञानिक है, एक तो ब्रोंस्टेट नाम याद कर लीजिए आप इतना ही, और दूसरा लोरी याद कर लीजिए, ठीक है ना। ब्रोंस्टेट लोरी दोनों अलग अलग वैज्ञानिक है, ब्रोंस्टेट अलग है, लोरी अलग है। इन दोनों ने साथ मिलकर काम किया, ठीक है। देखिएगा 1874 से 1936 तक दोनों ने साथ मिलकर काम किया है। ब्रोंस्टेट लोरी के अनुसार अम्ल, देखो परिभाषा है ये, आपको एग्जाम में अगर आती है तो यहां से लिखना है कि ब्रोंस्टेट लोरी के अनुसार अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं तथा क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं। और अभी मैंने बताया था प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, H+ आयन, H+ आयन प्रोटॉन होता है, यानी कि ऐसा पदार्थ जो H+ आयन किसी को दे देगा वो तो अम्ल कहलाएगा, और ऐसा पदार्थ जो H+ आयन को ग्रहण कर लेगा वो क्षार कहलाएगा। तो यहां एग्जांपल से देखते हैं अपन ने, देखिए क्या लिखा है। जैसे यहां पर ए का मतलब एसिड, एसिड यानी कि अम्ल है, और बी का मतलब बेस यानी कि क्षार है, क्या क्षार। तो इसके साथ में एसिड के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये क्या करेगा, ये अपना हाइड्रोजन आयन किसको दे देगा, इस बी को दे देगा। देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन यहां से अलग होकर कहां चला गया, इस बी के पास चला गया, यानी कि यहां से अलग हो गया। तो यहां पर ये जो अम्ल था ये तो बना लेगा संयुग्मी क्षार, और ये जो क्षार था ये बना लेगा संयुग्मी अम्ल, ठीक है ना। संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार जो है उसकी परिभाषा कैसे बनेगी कि जो पहले अम्ल था, कहने का मतलब जिससे हाइड्रोजन आयन अलग हो जाता है, पहले इसके साथ ए के साथ में हाइड्रोजन आयन जुड़ा था, इससे अलग हो गया तो ये संयुग्मी क्षार कहलाएगा। और ऐसा पदार्थ, ऐसा क्षारीय पदार्थ जो हाइड्रोजन आयन को ग्रहण कर लेता है वो संयुग्मी अम्ल कहलाएगा। तो यहां पर देखो परिभाषा क्या थी, अम्ल जो है प्रोटॉन दाता है, तो ये हाइड्रोजन आयन किसी को दे रहा है, किसको दे रहा है, बेस को दे रहा है, क्षार को दे रहा है। तो अम्ल दाता है, किसका दाता, हाइड्रोजन आयन का, तो ये अम्ल कहलाएगा। और यह हाइड्रोजन आयन ले रहा है, हाइड्रोजन आयन लेने वाला ग्राही कहलाएगा, इसलिए ये क्षार है, ठीक है। H+ आयन लेता है वो क्षार कहलाता है। तो यहां पर आगे बता रहा है कि ये H, A और A, ये और ये है ना, इन दोनों की बात चल रही है यहाँ पर। ये को अम्ल संयुग्मी क्षार, यानी कि अम्ल ये रहा, संयुग्मी क्षार ये रहा, तथा B और HB, ये रहा B और ये रहा HB, ठीक है ना, को क्षार, ये क्षार है और ये संयुग्मी अम्ल युग्म कहा जाता है। एक एग्जांपल से और यहां समझेंगे अपन। ये वाटर है, जल का अणु है, और ये अमोनिया है NH3। तो यहां पर इसके पास हाइड्रोजन आयन है H+ आयन, ये अपना दो हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, इस अमोनिया को दे देगा। यहां 3 हाइड्रोजन है ना, अब देखिए इधर कितने बन गए, यहां पर ये 4 हाइड्रोजन हो गए। 4 कहां से आए, इस जल के अणु के पास जो 2 हाइड्रोजन थे, इसने एक हाइड्रोजन किसको दे दिया, अमोनिया को दे दिया, और ये NH4 अमोनियम बन गया। तो यहां से एक हाइड्रोजन कम हो गया, तो यहां पर ये क्या है, प्रोटॉन दाता, कौन, ये जल का जो अणु है इसने प्रोटॉन दे दिया किसको, अमोनिया को, इसलिए प्रोटॉन दाता कहलाएगा। यहां केवल OH बचा, और अमोनिया ने क्या किया,
इस हाइड्रोजन को ग्रहण किया है, यानी कि प्रोटॉन को ग्रहण किया है, प्रोटॉन लेता है, प्रोटॉन ग्राही है, ठीक है। तो यहां पर ये क्या कहलाएगा, ये क्षार कहलाएगा। ये अमोनिया क्षार है, प्रोटॉन ग्राही है, और ये प्रोटॉन दाता है, तो ये अम्ल कहलाता है। जो अपनी परिभाषा थी, प्रोटॉन दाता अम्ल होते हैं, प्रोटॉन ग्राही क्षार होते हैं। तो कहने का मतलब जल क्या है यहां पर, जल यहां पर अम्ल की भांति काम कर रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जल क्या है, तो आप ऐसे मत करना कि अम्ल है। जल दोनों ही प्रकार से दर्शाता है, अम्लता का गुण भी दर्शाएगा और क्षार का भी दर्शाएगा, ठीक है ना। जो शुद्ध आशुद्ध जल है वो ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है। जो डिस्टिल वाटर है वो ना तो अम्लीय ना ही क्षारीय है। तो कहने का मतलब ये है कि जल यहां पर तो इस रिएक्शन में, इस अभिक्रिया में अम्ल की भांति काम करता है, परंतु अपन आगे देखेंगे कि जल, देखिए यहां पर भी जल है, ये रहा, ठीक है, और ये प्रोटॉन ले रहा है, तो यहाँ ये क्षार की भांति काम कर रहा है। कहने का मतलब जल जो है ये क्षार की भांति भी काम करता है, और जल जो है वो अम्ल की भांति भी काम करता है, वो रिएक्शन पे डिपेंड करता है। तो आगे देखो, यहाँ जल प्रोटॉन दाता है, प्रोटॉन दे रहा है, अतः अम्ल है। यह प्रोटॉन देकर संगत क्षार OH, जिसे कि संयुग्मित क्षारक कहते हैं, ठीक है ना। ये जो OH है ना, ये इसकी बात कर रहा है, में बदल जाता है। इसी प्रकार से अमोनिया प्रोटॉन ग्राही है, ये रहा अमोनिया, इसने क्या कर लिया, इसका हाइड्रोजन ले लिया, प्रोटॉन ले लिया, तो प्रोटॉन ग्राही है, अतः ये क्षार है। ये क्या है, क्षार है। और यह प्रोटॉन ग्रहण करके संगत NH4 में बदल गया, तो ये क्या कहलाएगा, अमोनियम आयन, जिसे संयुग्मी अम्ल कहते हैं, इसे संयुग्मी अम्ल कहेंगे, में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से NH3 से NH4 बन गया और H2O से OH बन गया, को संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म कहते हैं। ये केवल एक प्रोटॉन या H+ आयन की उपस्थिति के अंतर के कारण ही बनते हैं। एक अन्य एग्जांपल यहां देखिए, दूसरा एग्जांपल से, ये HCl, हम जानते हैं कि HCl क्या है, अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेकिन यहाँ पर H2O जो है ये क्षार की भांति काम करेगा। ये HCl से क्या ले लेगा, एक हाइड्रोजन ले लेगा, प्रोटॉन ले लेगा, तो प्रोटॉन जो लेता है, प्रोटॉन ग्राही है, वो क्या कहलाएगा, क्षार, और ये प्रोटॉन देने वाला है, प्रोटॉन दाता, ये क्या कहलाएगा, अम्ल। तो प्रोटॉन देते ही इसके पास तो क्लोरीन बचा, और इसने हाइड्रोजन इसको दे दिया, तो हाइड्रोजन 3 हो गए। यहाँ पर, यहाँ 2 ही हाइड्रोजन थे H2O, यहाँ 3 हाइड्रोजन बन जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ कि ये हाइड्रोनियम आयन बन गया। तो जल यहाँ पर क्या है, क्षारीय पदार्थ है, और HCl यहाँ पर अम्लीय पदार्थ है। ये संकल्पना अप्रोटोनिक अम्लों व क्षार। अब देखिए यहाँ पर ये इसकी कमी बता रहा है। जो ब्रोस्टेंट लोरिन ने जो संकल्पना दी थी, अपनी थ्योरी जो सिद्धांत दिया है, उसकी कमी बता रहा है कि प्रोटॉन दाता और प्रोटॉन ग्राही की तो बात हो गई, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनमें प्रोटॉन है ही नहीं। देखो यहाँ CO2 के पास प्रोटॉन नहीं है, SO2 के पास में प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो इनका कैसे पता चलेगा कि अम्ल और क्षार हैं। तो इसको ये ब्रोस्टेंट और लोरिन नहीं समझा पाए, ये इसकी कमी थी। तो इसको किसने सुधारा, अगला जो वैज्ञानिक आएगा लुईस, उसने इसके अंदर कुछ ऐड किया, कुछ सुधार किया, जो अपन आगे समझेंगे। तो यहां कहने का मतलब यह है कि यह संकल्पना अप्रोटोनिक अम्लों जैसे एवं क्षार जैसे आदि के लिए स्पष्ट नहीं करती है। अतः इलेक्ट्रॉन के आधार पर अम्ल क्षार की नई संकल्पना दी गई है। ये किसके आधार पर है, इलेक्ट्रॉन के आधार पर। कौन सी, लुईस वाली, ठीक है ना। तो लुईस की बात करेंगे अपन। 1923 में लुईस ने एक नई संकल्पना दी। इनके अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं। देखो एग्जाम में मैंने क्या बताया, अपने पास 3 थ्योरी है, 3 सिद्धांत है, 3 अलग अलग वैज्ञानिकों की परिभाषाएं हैं। इनमें से बोर्ड एग्जाम में एक कंफर्म पूछी जाएगी, ठीक है। तो लुईस के अनुसार परिभाषा क्या है कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो तो क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। जो ग्रहण करेंगे वो तो अम्ल है, और क्षार इसका उल्टा कर दो, क्षार वे पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागते हैं। त्याग करना तो किसी दूसरे को दे देते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दूसरे को दे देंगे, वो क्षार कहलाएंगे। अर्थात इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही अम्ल और इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, दाता यानी कि त्यागना देने वाला, क्षार कहलाते हैं। यहां एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो यहाँ ये BF3 लिखा है और ये NH3 अमोनिया, इसके पास 2 ये आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म है क्षार का, इसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म का जोड़ा है। तो यहाँ क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन जो अमोनिया है ये इसको दे देगा BF3 को, ठीक है। तो यहाँ पर ये BF3 इसके पास एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा इसके पास चला गया, तो ये तो क्या है, ये तो क्षार कहलाएगा।
और इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, ये अम्ल कहलाएगा। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर ये प्लस है और ये जो दर्शा रहा है ना यहाँ पर ये डॉट डॉट, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास यहाँ पर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ इसको दे देता है। तो ये ले तो इलेक्ट्रॉन दाता यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो इलेक्ट्रॉन का तो त्याग करता है वो तो क्या कहलाता है, क्षार। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। तो यहाँ पर BF3 अम्ल है और NH3 अमोनिया क्षार है। इसके अनुसार लुईस क्षार इलेक्ट्रॉन देते हैं तथा लुईस अम्ल इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर यौगिक बना लेते हैं। यहाँ दोनों परस्पर उपसह संयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। देखो इन दोनों के बीच में जो बंध बनता है, ये यहाँ पर डॉट का ये जो निशान लगा है, तीर का निशान लगा है, एरो का निशान, ये उपसह संयोजक बंध का है। एक तो होता है सह संयोजक बंध, एक होता है उपसह संयोजक बंध। तो यहाँ पर इसे अपन उपसह संयोजक बंध कहते हैं। इसको भी आप इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद कर लेना। अब आगे बता रहा है, इस संकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक अम्ल का कार्य करेंगे। देखो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जिसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी है बेचारे के पास, वो तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करता है वो तो क्या होते हैं, वो अम्ल होते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि इस संकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक अम्ल का कार्य करेंगे। इन्हें लुईस अम्ल कहेंगे। साधारणतः धनायन, जिसके ऊपर प्लस का निशान लगा है उसके मतलब क्या है, धनायन है। जैसे H+ लिखा है धनायन, प्लस का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, और जिसके ऊपर माइनस लगा है जैसे Cl- क्लोरीन, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। जिस किसी भी यौगिक के ऊपर प्लस का सिंबल लगा होता है उसके पास, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, और माइनस का निशान लगा उसका मतलब इलेक्ट्रॉन उसके पास ज्यादा है, पहले से इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो ये बता रहा है कि साधारणतः धनायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज, या वे यौगिक जिसका अष्टक अपूर्ण होता है लुईस अम्ल कहलाते हैं। तो इसके एग्जांपल है लुईस अम्ल कौन कौन से हो गए, BF3, AlCl3 है ना, Mg+2, सोडियम Na+, ये इस प्रकार से लुईस अम्ल है। इलेक्ट्रॉन धनी या इलेक्ट्रॉन का एक एकांकी युग्म रखने वाले यौगिक ये यौगिक क्षार कहलाएंगे। जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहाँ पर H2O, ठीक है ना, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन युग्म ये रहा, दो इलेक्ट्रॉन युग्म है। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको दिख रहा है, माइनस का निशान, इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन जिसके पास है पहले से ही, वो क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेंगे, किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देंगे, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं वो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं वो क्षार कहलाते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। इस प्रकार अम्ल व क्षार केवल H+ या OH+ युक्त पदार्थ ही नहीं होते, यानी कि यहाँ H+ और OH वाले की बात कर रहा है। ये अपने जो सबसे पहले जो वैज्ञानिक की अपन ने थ्योरी पढ़ी थी, कौन सी थ्योरी पढ़ी थी अपन ने, आर्रेनियस के अनुसार। ठीक है ना, ये आर्रेनियस वाले की बात कर रहा है। इन संकल्पनाओं के आधार पर हाइड्रोजन रहित पदार्थ यानी कि H+ आयन प्रोटॉन वाली, तो ये ब्रोस्टेन लोरी की बात कर रहा है। ठीक है ना, इनके अलावा भी अम्ल और क्षार के गुण की व्याख्या की जा सकती है। तो यहाँ इस प्रकार से हमने इस वीडियो में 3 वैज्ञानिक, जो कि आर्रेनियस के अनुसार, ब्रोस्टेन लोरी के अनुसार और लुईस के अनुसार, इन तीनों के अनुसार जो इंपोर्टेंट डेफिनेशन बनती हैं, परिभाषाएं बनती हैं, उनको समझा। और एग्जाम के अंदर यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन कन्फर्म आने की संभावना है कि इनकी परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। तो हमें इनके डेफिनेशन जो है वो याद करनी है और इनके 2-2 एग्जाम्पल लिखने हैं। धन्यवाद।